हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम लगभग और मान लीजिए कि अब से 5 महीने का दिन और बचा हुआ है और इस 5 महीने में आपको एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी तैयारी मतलब आपको अपनी तैयारी करना होगा सभी विषयों का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो कि एक तरफ से मैं इस क्लास को फिर से कराने का मतलब फिर से नहीं, मतलब ये बैच हमारा थोड़ा सा लेट ही लॉन्चिंग हुआ है। तो अब जो है समय अनुसार हर एक चीज को पढ़ाकर आप लोग को पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ क्लियर कराना ही कराना है। तो उसके लिए मैं साइंस का क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया हूँ। इंग्लिश की क्लासेस लगभग 3-4 ऐसे करके पढ़ भी गए हैं और धीरे धीरे आज कल से लोग जो है हर अदर सब्जेक्ट जैसे एसएसटी का क्लास भी लगभग वो भी शुरू होने वाला है, यानी कल परसों से वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक कि मैथमेटिक्स की क्लास बच्चों आपका ये भी स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कल आप लोग को जो है मैथ का भी डेमो क्लास मिल जाएंगे। और हाँ बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं अभी इसी वक्त कर दे रहा हूँ, अभी तक आप लोगों ने ये जो बैच मैंने लॉन्च किया वो बैच अभी तक परचेस नहीं किया, तो सबसे पहले आप विपिन सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके वहां से कर लीजिए। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर अब से देर करेंगे तो फिर आप बहुत ज्यादा देर हो जाएंगे, ठीक है। ताकि अब हम वहां पर आप लोगों को पूरा हैंड रिटेन नोट्स, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का जो नोट्स है पूरा प्रॉपर अच्छे ढंग से सभी एकदम पूरा बेस्ट क्वालिटी में आपको वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप लोग की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे, ठीक है। फिलहाल इन सब बातों पर विराम किया जाए और हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ताकि आप सभी लोग का जो है कोई भी टाइमिंग बर्बाद ना हो, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं और थंबनेल पे भी आप देखें कि आज की जो हमारी एक तरफ से क्लास होने वाली है साइंस की चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की होने वाला है। और इसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक तरफ से आप लोग देख पा रहे हैं डेमो 1 है ये क्लास। और आज की जो हमारा ये टॉपिक है, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ये आपके अगर एग्जाम में पूछेगा तो देखिए हम आप लोग पूरा अच्छे से हर चीज को समझाते हुए चलेंगे, बस आप लोग एक बार समझते हुए चलिए। यदि आप लोग पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए, यदि आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो एक बार ढंग के बस देख लीजिएगा, ठीक है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में बदलाव करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए भाई, थ्योरी में थोड़ा सा तो चीजें लिखना ही पड़ेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर हम कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एक तरफ से तोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अगर हम इसको रासायनिक अभिक्रिया करा के इसको तोड़ते हैं तो यहां से देख पा रहे हैं जो कैल्शियम है इसमें से एक ऑक्सीजन को ले लेगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब प्लस में अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ से एक कैल्शियम निकल गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, यानी कि CO2। अब यहाँ से जो कि ऐसा क्या हुआ कि हमने अभी कहा कि वो रासायनिक अभिक्रिया करके जो है अब कहें कि एक मतलब कि नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि रासायनिक अभिक्रिया किया था, इस दौरान ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी दो नया पदार्थ बना दिया। तो कहीं ना कहीं दो नए पदार्थों में व्यक्त हो जाते हैं, नया पदार्थ कोई बना देता है, तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है जी। रासायनिक अभिक्रिया के पहचान यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ भाई ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले अवक्षेप बनना। अवक्षेप बनना का मतलब ये हो गया, जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए ना मैग्नीशियम रिबन जब जलाया जाता है तो उसमें कुछ अवक्षेप बच जाते हैं। तो ऐसे मान लीजिए अवक्षेप बचना, एक तरफ से ये भी हम एक सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं। लकड़ी है, लकड़ी को जला दिए तो मान लीजिए लकड़ी जलाने के बाद कुछ उसका कुछ चीज बच जाना, जैसे राख बन के निकलता है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप से भी अवक्षेप होती हैं। तो अवक्षेप का बनना ये भी एक तरफ से रासायनिक अभिक्रिया। अवस्था में बदलाव यानी कि उनकी अवस्थाओं में भी बदलाव हो सकता है, जैसे ठोस से द्रव बदलना, द्रव से गैस में परिवर्तन होना। तो इस तरीके से अवस्था में भी परिवर्तन होगा, ठीक है जी। गैस का निकलना यानी इसमें से गैस निकलेगा, गैस भी होता है। जैसे अभी यहाँ पर है ना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ही है ना, तो गैस निकल रहा है, तो ये भी एक तरफ से हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उष्मा में बदलाव, उसके उष्मा में भी बदलाव हो सकता है। रंग में बदलाव, कभी कभी देखे होंगे कि लाल का पीला, पीला का ऐसे, मतलब कि अलग अलग रंग भी इसमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है जी। अलग अलग रंग भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम थोड़ा सा चीजों को लिख कर इसलिए लाए हैं क्योंकि आप लोगों का पूरा आल सब्जेक्ट की ढंग के पूरा मतलब सभी चीज को बताना है। हम यहाँ पर इस चीज को लिख लें ताकि समय न मतलब कि समय बर्बाद ना हो, हम कम से कम समय में आपको पूरी चीजों को डिलीवर कर सकूं और आप अच्छे ढंग से सभी चीज की तैयारी कर सकें। तो ये एक तरफ से मान लीजिए ये रिवीजन क्लासेस के तौर पर या कहीं वन शॉट ऐसे करके इसे देखते हुए रहिएगा, ठीक है। हम आपको ये सारी चीजें लिखे हैं
आप लोग को समझा देंगे, बस आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ और उनकी अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों की रासायनिक सूत्रों की सहायता से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। भाई सिंपल में ये है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं या उत्पाद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद मतलब कि अभिकारक होते हैं, उनसे अभिकारी देखिए अभिकारक पदार्थ की उनकी अभिक्रिया के पश्चात, यानी कि जब इन दोनों की अभिक्रिया करा दी जाती है, जो अभिकारक होते हैं उनकी अभिक्रिया कराने के बाद फिर कराया जाता है और उसे रासायनिक सूत्रों द्वारा जिसे व्यक्त किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है। हम इसमें कोई और भी एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि अगर बैलेंसिंग यहाँ पर पूर्ण कर देंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ 2 Mg हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, भाई दो को यहाँ पर हमने अभिकारक ले लिया, इसी को अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक क्या बोलते हैं? इसी को अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। और ये क्या होता है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसको कहते हैं उत्पाद। अभिकारक उत्पाद आपसे अगर पूछ दे कि भैया ये अभिकारक उत्पाद क्या होता है, तो अभिकारक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ देखिए ये अभिकारक इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया में भाग, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन ये दोनों तो भाग लिए, तो ये भाग यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए उससे जो नया पदार्थ बनता है, जो नई पदार्थ बनता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं, जो कि हमारा ये है। ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों भाग लिए, भाग जब लिए तो इनके द्वारा ये अभिक्रिया कराने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें से बनकर निकला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो उत्पाद होता है। क्लियर है? चलिए अब आइए विस्थापन अभिक्रिया। तो अब विस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया बहुत प्यारा सा चीजें हैं, और समझने का प्रयास करिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित कर देता है, या लिखिए, या फिर उसको हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे थोड़ा सा हमारे पास अगर एक एग्जाम्पल बताएं, तो मान लीजिए हमारे पास ए बी, ठीक है, कोई हमारे पास ए है, ए भी है, और ये जो कि हमारा ऐसे कहें सी यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों को यानी कि ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे, एक मिनट, ये हमारे पास ए है प्लस बी सी। अब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे भाई। अब जो आपस में क्रिया करेंगे, मान लो ए इसके इससे जो है अधिक बलवान है, बलशाली है। जब बलशाली है तो भैया कह रहा है कि तुम जो है यानी कि इसको हटा देगा। अब इसको हटा देगा यानी कि ऐसा कहें कि ए जो है सी से बहुत प्रेम करता है, और बीचवा में बी जो है इसके साथ हमेशा बना हुआ, यानी कि ये दोनों तो पहले से दो प्रेमी है, ये है। अब ये तीसरा इसमें से जैसे एंट्री लिया, अब एंट्री लिया तो ए और सी दोनों बहुत अपने एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि मतलब एक दूसरे से छोड़कर जाने वाले नहीं थे। अब जाने वाले नहीं थे तो भैया ये क्या किया कि ए कह दिया कि ऐसी बेचारा, मान लो बेचारी क्या सोचेगी, तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, करना नहीं, मान लो इसके साथ क्या करेगी। तो ये क्या किया, कहा ये बलवान है और थोड़ा सा ये इससे कमजोर है, तो कहा तुम हटो यहाँ से। जब नहीं माना तो जबरदस्ती इसको हटा के इसको कर दिया अलग, यानी कि यहाँ पर ए सी एक साथ हो गए। अब बी बेचारा इसको मार के चहेती दी कहाँ गया, बाहर चला गया। तो यानी कि ए सी एक पास हो गए और बी उस जो है बेचारा अकेला हो गया, क्योंकि भाई जिसमें अगर एक तरफ से वियोग होता है, आप लोग श्रृंगार रस पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे श्रृंगार रस मतलब संयोग और वियोग, तो वियोग हो गया यानी कि इन दोनों में वियोग हो जाता है, तो बेचारा अब ये तो हट गया, तो अब हट गया तो बेचारा जाके साइड में रो रहा है। तो सेम वही प्रोसेस आजमाएंगे, जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब जिंक अधिक क्रियाशील है, सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ सिल्वर जो है कम क्रियाशील है, तो जिंक का कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है। जब इसको हटा दिया तो यहाँ पर जिंक
हाँ, तो जिंक नाइट्रेट एक पास आ गए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें जिंक नाइट्रेट हो जाएगा, तो जिंक नाइट्रेट एक साथ आ गए और यहाँ पर जो है एजी यानी सिल्वर जो है ये चला गया बाहर। ये कहाँ चला गया? बाहर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो है हम आगे को बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम एक और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास है आयरन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। चलिए हम एक उदाहरण ले लिए, एक और उदाहरण आपके माध्यम, जैसे एक और उदाहरण आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं। आयरन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। अब आयरन और कॉपर सल्फेट ले लिए, तो अब इसमें करेंगे कि आयरन जो यहाँ पर है आयरन, ठीक है, आयरन, अब भैया ये है अधिक क्रियाशील तत्व और है कॉपर जो है वो कम क्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, ये फलनवा एक दूसरे, ये जो है इसको लेकर इसके साथ अपना भरत मिलाप कर लेगा। भाई दो प्रेमी को एक साथ मिला दो, और ये बेचारा पहले से ही इसके साथ लगा था, जब तक इसके साथ था तब तक खुश था। अब जब ये चली गई दूसरे के साथ, तो भाई अब ये दुखी होकर बाहर निकल जाएगा। तो अब आयरन यहाँ से बचा हुआ है भाई, ये और इस आयरन सल्फेट ये एक साथ हो गए, और प्लस में कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो ये उदाहरण में भी लिख सकते हो आप विस्थापन में। ठीक है, ये भी उदाहरण आप विस्थापन में लिख सकते हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर हम इसको और एक और बता दें आप लोगों को, अगर जिंक को भी अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ अगर क्रिया करा देते हैं तो क्या बनेगा? जिंक को भी कॉपर सल्फेट के साथ अगर क्रिया करा देते हैं तो बनेगा जिंक, जिंक सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर फिर बाहर निकल गया। तो आप कोई भी एक उदाहरण लिख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले तो ये जो है यहाँ पर हम बताए हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया ऐसा समझ ले कि ये आपको लिखना है कि वह अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर, मतलब उसे हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और ये आपके पास दो एग्जाम्पल ये है, एक पीछे है, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक, अब सेम भैया आ गया द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया में यहाँ डबल डबल आ गया। भाई यहाँ पर ये हुआ ना कि दो प्रेमियां हैं, यानी कि दो जगह हैं, और एक ठौरा जो है कि मान लो उसकी एक थे दूसरे का के साथ टाका भिड़ गया, बस वो क्या किया, उसको फेर बदल कर दिया, एक दूसरे से फेर बदल, दोनों एक दूसरे से फेर बदल कर लिए। जैसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक अणुओं के समान, अणुओं क्या, ये हटा दीजिए, अणुओं के आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको आप लिखिएगा द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, मैं इसको सुधार करवाऊंगा अगले वीडियो में, ऐसा करूंगा कि ये चीजें ना रहे। ठीक है, और ये बहुत पहले का थोड़ा बहुत टाइप हुआ करता था, टाइप था। देखिए ये दो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आ गई, यानी कि इसे आप कह दीजिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या करता है, जिनमें अभिकारक अणुओं के आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अर्थात यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा बड़ा अक्षरों में, जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, प्लस यहाँ सोडियम क्लोराइड है, प्लस सोडियम क्लोराइड है। अब देखो यहाँ पर देखो, सिल्वर को हो गया क्लोरीन से प्यार, ठीक है, और सोडियम को हो गया नाइट्रेट से प्यार। अब भैया जब दोनों का प्यार होगा, पहले दे दोनों शादीशुदा है, यह है, यो शादीशुदा बेचारा है, यह है, लेकिन अब पॉइंट ये आ रहा है कि अब भैया ये तो दोनों एक दूसरे के ही मतलब कि ऐसा है कि ये इसकी पत्नी से और ये इसकी पत्नी से प्रेम कर लिया। अब दोनों प्रेम कर लिए, तो अब क्या हुआ, जब इन दोनों को मालूम चला तो ये लोग कहें अब फेर बदल कर लो, फेर बदल कर लो। यह फेर बदल कर लिए। अब यहाँ फेर बदल करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड एक पास आ गया, अब प्लस में यहाँ देख पा रहे हैं सोडियम नाइट्रेट एक पास आ गया, प्लस में, प्लस में सोडियम नाइट्रेट। ठीक,
सोडियम नाइट्रेट एक साथ आ गए। अब भैया ये यही चीजें आ गया। कॉन्सेप्ट अगर हम एक तरफ से आपको बता दें, थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट में एक बता देते हैं। कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर दो विस्थापन अभिक्रिया, जैसे हमारे पास ए बी है प्लस ए बी है और यहाँ पर सी डी है, चलिए ए बी है और सी डी है, ए बी है और सी डी है, तो सिंपल में ए डी को अपने साथ ले लेगा तो ए डी बन गया, और बी सी को अपने साथ ले लिया तो हो गया ए बी सी, ए डी और बी सी। ये आप एकदम ये समझ लीजिए कि यही लागू होगा, यही चीज आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम इसका एक और एग्जांपल लें तो हम एक और ले सकते हैं, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करा दीजिए। क्या चीज आप लीजिएगा, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करा दीजिए। चलिए ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेरियम जो है, यहाँ पर बेरियम यानी Ba सल्फेट यानी SO4 के साथ SO4 से जब मिला तो इसके दिल में, इसका दिल धड़कने लगा। धड़कने इसलिए लगा क्योंकि ये बहुत सुंदर थी और ये दोनों एक दूसरे से, इसकी सुंदरता को देखकर ये मोहित हो गया और इससे प्यार कर बैठा। और जब प्यार कर बैठा तो अब भाई ये तो सोडियम के साथ थी पहले, अब जो है प्यार कर लिया तो बेरियम इसको अपने साथ लेके चला गया। कहा भैया, अब कहा कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ जीऊंगा, तुम्हारे साथ ही मरूंगा, ऐसा कंडीशन आ गया, ठीक है। तुम्हारे साथ जीऊंगा, तुम्हारे साथ ही मरूंगा, ये आ गया। वो कहा कि भाई हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे ही साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ जीऊंगा भी और तुम्हारे ही साथ मरूंगा भी, ऐसा कर कर उसे लेकर साथ चला गया। अब भाई जब वो साथे लेकर चल गया तब कह रहा कि सोडियम है ही, हम काहे कम रहे, जब वो इसको लेगा तो मैं उसकी पत्नी को लाऊंगा। तो अब ये क्या कर दिया, तो अब इसके जो है यहाँ पर लेकर चला गया। कौन लेकर आ गया, यहाँ पर जो सोडियम है वो आपको यहाँ, मतलब इसको यहाँ पर लेकर चला आया। कहाँ लेकर आएगा, एक मिनट से, एक मिनट। चल ठीक। हाँ तो क्या बता रहे थे, यहाँ पर सोडियम जो है इसको अपने साथ यहाँ पर लेकर चला आया। भाई जब लेकर चला आया तो अब थोड़ा सा हम ये देख पा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड है ना, इसमें एक मिनट सॉरी, BaCl2। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम बैलेंसी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। भाई यही है, दो प्रेम मतलब प्रेमी जो होते हैं ये एक दूसरे से ऐसा ही कुछ मिसबिहेव करते हैं, एक तरफ से गलतियां कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इजीली तरीके से आपको इसे समझना है, समझाऊंगा और आप समझने का पूरा प्रयास करिएगा। योगात्मक को हम एक नाम और देते हैं जिसे कहते हैं संयोजी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, संयोजी अभिक्रिया, चाहे संयोजन अभिक्रिया कर सकते हैं, संयोजी अभिक्रिया, ठीक है। अगर आपको योगात्मक भी एग्जाम में पूछेगा तो भी यही लिखिएगा, अगर आपको संयोजी या संयोजन पूछेगा तभी यहाँ पर यही लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके भिन्न गुणधर्म वाला, ठीक है, भिन्न गुणधर्म वाला एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं अर्थात संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, इसमें अभिकारकों की संख्या जो होगा वो दो या दो से अधिक हो सकता है, परंतु उत्पादों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए। यानी कि सबका संयोग करके आप एकदम समझ लीजिए, योगात्मक यानी योग करना, योग माने जोड़ देना, संयोजी यानी संयोग कर देना। अब जब संयोग कर दिया तो ये एक दूसरे को एक हो गए, अब जब एक हो गए तो उसको हम कहते हैं संयोजी अभिक्रिया। और इन संयोजी अभिक्रिया को मतलब कि ऐसे ही होता है। थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल को, देखिए यहां पर वही है, प्लस जल को और प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इन सभी का क्रिया करा देता है, ध्यान रहे इन सभी का अगर क्रिया करा देता है तो देखिए यहां पर सोडियम, तो पहले सोडियम को लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर सोडियम लिख लीजिए, तो सोडियम हो गया। अब उसके बाद यहां पर कार्बोनेट, तो यहाँ सोडियम, फिर यहां पर देख पा रहे हैं एक ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर है 3, 1 4, 4 और 2
6 है ना। अब उसमें इस ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 6। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन है, तो सोडियम यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो है आगे देख पा रहे हैं कि सी कार्बन भी है, हम एक कार्बन लिख लेते हैं, और CO3। अब पॉइंट ये आ जाता है कि अगर हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो बैलेंसी के हिसाब से अगर हम देख पा रहे हैं तो कार्बन 2 है भाई, हमको 2 कार्बन करना है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करा दिए तो बैलेंसी हमको ये लग रहा है कि एक तरफ से बैलेंसी भी पूर्ण हो गई, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इन तीनों को एक साथ अगर अभिक्रिया करा दी जाए तो तीनों मिलकर एक हो जाएंगे, तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट यहां पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे को बढ़ा जाए। यहाँ पर देख लीजिए एक और है, जब संयोग हो रहा है तो भाई वियोजन भी तो होना चाहिए, वियोजन भी तो होना चाहिए। अभी हम अगर इसी की बात करें, इसी को उल्टा कर दीजिए तो वियोजन हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देते हैं तो वियोजन हो जाएगा। इसमें इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम। देखिए यहाँ पर कैल्शियम हो गया, और उसके बाद यहाँ पर कार्बोनेट यानी कि CO ऑक्सीजन 2 एक मिलकर 3 यानी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अभिकारक हैं और 2 ठोरा मिल के एक ठे उत्पाद बना दिया, तो ये भी हमारा किसमें जाता है, योगात्मक। लेकिन अगर इन दोनों का हम उल्टा कर दें, दोनों का उल्टा कर दें, तब हमारा बन जाता है वियोजन। वही कह रहा है, जब एकल अभिकारक अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात अभी हमने बोला कि यहाँ पर अभिकारकों यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो हमारा योगात्मक या संयोजी अभिक्रिया कहलाता है। परंतु अगर इसका तुरंत अपोजिट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, अर्थात अब यहाँ एक अभिकारक टूटकर अनेक उत्पाद करता है, यानी कि एक से अधिक उत्पाद करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए देखिए भैया, हम ये नहीं कहेंगे, अब यहाँ पर आप लोग खुद समझ सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा इतनी नहीं करना है कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर अपघटित कराते हैं तो ये इस रूप में टूटता है, और इसको अपघटित कराते हैं तो ये इस रूप में, इसी का उल्टा कर दीजिए, खत्म बाबा, बन गया, रेडी हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट को जब यहाँ पर तोड़ा गया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, आपको पीपीटी वगैरह जो ये पढ़ है बोर्ड का जो पीडीएफ, ये आपको पूरा आपके विपिन सर ऑफिशियल जो ऐप है उस पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया की बात कर ले भैया, तो वियोजन अभिक्रिया अगर हम कहें, वियोजन अभिक्रिया 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में। कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में। कौन कौन से, एक जो होता है प्रकाशीय वियोजन होता है, ऐसा कहें प्रकाश अपघटन भी कह सकते हैं, या प्रकाशीय वियोजन, और एक जो है उष्मा वियोजन या उष्मा अपघटन भी कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, वियोजन। और एक जो है आप क्या लिख सकते हैं, विद्युत वियोजन, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन, चलिए यहां तक समझ में आया, यानी कि इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 भाग हम आगे को देख लेते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन। देखिए पहला क्या है, उष्मीय वियोजन, यानी कि जो उष्मा द्वारा अपघटित होता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। ऐसे ही देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के विघटन हेतु उष्मा का प्रयोग हो या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो, जो उष्मा द्वारा विघटित होता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, चाहे उष्मा द्वारा टूटता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे हमारे पास यही है, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को उष्मा देते हैं तो इस रूप में टूट जाता है, जो अभी हमने आप लोग को बताया है। इसमें कोई बताने की ज्यादा मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको उतना ज्यादा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई एग्जाम्पल कुछ ऐसा लीजिए ना कि एक ही चीज बहुत सारी चीजों में इंक्लूड हो। समझने का प्रयास करिएगा, इंक्लूड की बात ही छोड़िए, समझने का प्रयास करिए कौन किस तरीके से टूट रहा है, कैसे हो रहा है।
अब ये आगे आप धीरे धीरे पूरी क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ये चैप्टर भी पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उस नोट्स के माध्यम से पढ़ लेंगे एक बार, फिर कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत अपघटन दिया है, देखिए अपघटन लिखिए चाहे वियोजन लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वैद्युत अपघटन, तो विद्युत या ऐसे इसको ऐसे भी लिखा रहेगा तो आप कभी घबराइएगा मत। विद्युत अपघटन, अपघटन की जगह पर अगर हम वियोजन कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन। तो ऐसी अपक्रिया जो विद्युत के माध्यम से अपघटित होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जल ले लिए, ठीक है, अगर हम पानी ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं, ठीक है, पानी ले लेते हैं, पानी को जब हम तोड़ेंगे किसके माध्यम से, विद्युत के माध्यम से, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस और प्लस में ऑक्सीजन जो गैस होता है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, मुक्त होंगे। बैलेंसिंग के हिसाब से यहाँ पर 2 लग जाएंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत है यहाँ से, ये तो आपका हो गया। देखिए उसमें वियोजन जो उष्मा द्वारा विघटित होता है, और विद्युत वियोजन जो विद्युत द्वारा होता है, और एक आपका है प्रकाशीय वियोजन जो प्रकाश के माध्यम से, यानी ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के अपघटन हेतु प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऐसे सिंपल में लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के माध्यम से अपघटित होता है उसे प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर हम प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में ऐसा कर सकते हैं रखेंगे तो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर AgCl2। क्लियर है, AgCl2, यानी कि अगर यहाँ पर यही चीजें हम आपको बताए हैं ना, मान लीजिए AgCl प्लस एरो का चिन्ह देकर यहाँ पर Ag, यानी कि Ag यहाँ से हो गया, Ag यहाँ से हो गया, प्लस में क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ सिल्वर निकल गया प्लस क्लोराइड निकल गया। बैलेंसिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो 2AgCl प्लस में यहाँ पर बन गया एरो का चिन्ह देकर, यानी कि बना क्या हमारे पास, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ से बनकर आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। भाई अपचयन उपचयन पूछता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरफ से, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन सल्फर सल्फाइड प्लस में क्या हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ब्रोमीन यहाँ से क्रिया कर दिया तो यहाँ पर बन गया 2HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस में सल्फर यहाँ बाहर निकल गया। तो ये तो हो गया अपचयन। अभी हम आपको अपचयन बता के उपचयन भी बता दे रहे हैं ताकि आप इन दोनों को अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मतलब ह्रास हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होना और यहाँ पर योग होना, दोनों एक तरफ से अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एक अपचयन होता है और एक जो है उपचयन होता है। ठीक है, एक अपचयन होता है और एक उपचयन होता है। उदाहरण गलती है, ये हटा दीजिए। ठीक है, ये गलत है, हम यहाँ पर आपको लिख के बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख के बता दें तो कॉपर ऑक्साइड, और ये किससे क्रिया कर लेगा, तो ये क्रिया कर लिया हाइड्रोजन से। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से जब क्रिया करेगा तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कॉपर बेचारा तो ये तो अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया, प्लस में क्या बन गया, प्लस में बन गया H2O, यानी कि जल, प्लस में क्या बन गया H2O। ध्यान रहे, हम एक इसमें एक पॉइंट बताने वाला हूं, पॉइंट ये है कि यहाँ पर कौन अपचयन हो रहा है और कौन उपचयन हो रहा है। तो हमने बताया, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कॉपर है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी कि इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। और ये जब अपचयन और उपचयन होता है तो इसी को एक नाम और दिया जाता है जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जब अपचयन उपचयन दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया इस तरीके से आप लोग इसको रेडॉक्स अभिक्रिया में भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप सिंपल में अगर
अपचयन लिख रहे हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, उसमें ऐसे दर्शा सकते हैं। मान लीजिए अपचयन है तो ये कर दीजिएगा कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एरो का चिन्ह देकर कॉपर प्लस H2O यानी कि जल। अब इन दोनों का जब आपस में क्रिया करता है इसे बना दीजिए कि हाँ यहाँ पर जो होता है इसका जो है अपचयन हो रहा है, और जब उपचयन में लिखिएगा तो यहाँ पर इन दोनों का इसे लगा के कर दिया उपचयन हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया में यहाँ दोनों का होता है, जब दोनों होता है तो ये पूरा जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाया है सेम ऐसा ही बनाकर आप चले आएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अभी यहाँ पर दिया भी गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या एक अभिकारक या ऑक्सीकरण तथा एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, थोड़ा सा ये बीच में कह रहा है, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए एकदम सेम प्रोसेस यहाँ पर आया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एरो क्वेश्चन देखिए, ठीक है ये सही है। तो यहाँ पर ये चीजें बन के आया है। अब यहाँ पर देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर ये कॉपर यानी कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और नीचे ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। और जब अपचयन उपचयन हो रहा है तो सीधा कर देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका यही उदाहरण हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उष्माशोषी अभिक्रिया, चलिए देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया, ये बहुत प्यारा सा एक टॉपिक आ गया। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा, तो देखिए कस्मा लिख दे रहा है, इसको हम हटा के यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहता है। देखिए एकदम बहुत सिंपल परिभाषा है, जिसमें उष्मा का शोषण होता है। ठीक है, जब उष्मा का शोषण हो रहा है तो उष्मा शोषी हो गया। ठीक है, उष्मा का शोषण हो रहा है तो उष्मा शोषी हो गया। जैसे यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पर PCl5 दिया है। अब इसका जो है अगर हम देख पा रहे हैं तो बन किया गया पोटेशियम क्लोरेट और यहाँ पर क्लोरीन गैस बन गया। इस तरफ से हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जो है CO2 यानी कि यहाँ पर उष्मा का शोषण हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक प्लेन पेपर है का, चलिए उष्मा छेपी। अगर उष्मा छेपी की बात कर लेते हैं तो उष्मा छेपी उष्मा छेपी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में जल, अगर इन दोनों के साथ अगर क्रिया करा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में उष्मा, देखिए उष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें उष्मा का उत्पन्न होना एक तरफ से होगा, यहाँ उष्मा निकल रहा है, तो यानी कि ये होता है उष्मा छेपी। ठीक है, उष्मा शोषी में तो उष्मा को शोषण कर दिया, लेकिन उष्मा छेपी में क्या कर रहा है कि उष्मा जो होता है वो उत्पन्न हो रहा है। भैया जब उत्पन्न होगा तो कहेंगे उष्मा छेपी है, जब उत्पन्न हो रहा है तो उष्मा छेपी है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज, इसका सूत्र ऐसे लिखे हैं C6H12O6। ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं भाई, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं तो बनता क्या है, तो बनता क्या है, यहाँ पर कह देंगे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल और प्लस में उष्मा। यदि बैलेंसी की बात कर लिया जाए तो बैलेंसी के हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन 6 है और यहाँ पर कार्बन 1 है, तो भाई हमको यहाँ पर 6 देना है कि नहीं देना है। यदि हम इसको 6 देते हैं तो फिर अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा भैया। यदि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 6 दूनी का 12 और यहाँ 12 और 1 13 हो जाएगा, और 13 हो रहा है, और इधर देख पा रहे हैं तो 6 और 8 हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर अगर हम यहाँ 6 लगा दिए तो 6 दूनी की 12 हो गया। अब जब ये 12 हुआ तो 12 और 6 कितना हो जाता है 18, और यहाँ 6 दूनी 12 और 13 हो रहा है, तो 18 होने के लिए यानी 12 और यहाँ पर 6 लगा देते हैं तो 12 6 18। अब इन सभी की वैलेंसी लगभग पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि हाइड्रोजन 12 यहाँ भी है और 6 दूनी की 12 यहाँ भी है, कार्बन 6 यहाँ भी है और यहाँ पर 6 कार्बन यहाँ भी है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, अभी 18 अभी गिनती करवा दी, 18 हो गया, उष्मा बाहर निकल गया, खत्म बाबा हो गए। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये प्यारा सा एक बहुत सुंदर सा एक प्रश्न आया है, और ये सुंदर प्रश्न का आने का रीजन बहुत जरूर बढ़िया है, आया है तो ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्यों कह रहे हैं भाई, इसमें एक ये है विकृत गंधिता और एक और है जो कि संक्षारण है। ये आपके एग्जाम में एक होगा तो जरूर कहीं आ जाएगा। ठीक है, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति के कारण अपचयित हो जाते हैं,
जिसके कारण उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए विकृत गंधिता, अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वसा युक्त, जैसे हम भोजन को रखते हैं, ठीक है, भोजन रखते हैं, अब भोजन को थोड़ा देर हो जाता है, उसमें वसा वाला जैसे तैलीय कोई पदार्थ हो गया, तो लंबे समय तक रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें से एक गंध आने लगेगा। जैसे भोजन पक गया, सुबह पक गया, कल सुबह खाइए, कल शाम को खाइए, देखना उसमें एक गंध आने लगता है, यानी कि विशेष गंध आना, यानी खराब हो जाना, भोजन का खराब हो जाना, ऐसा कह सकते हैं। जब खराब हो जाता, गंध आने लगता है, तो वो कारण होता है कि वहां पर विकृत गंधिता हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी तैलीय पदार्थ, जैसे हम अगर बात करें तो भोजन भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि अगर हम बात कर लें कि जैसे चिप्स वगैरह होता है, चिप्स वगैरह, तो उसमें से एक दुर्गंध आने लगता है, उसमें से भी मान लीजिए अगर उसमें से नाइट्रोजन गैस खत्म हो जाए, धीरे धीरे कुछ देर खराब हो जाता है और उसमें से मतलब महकने लगता है, बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये होता है आपका विकृत गंधिता। ठीक है, हम इसको और अच्छे से आप लोग को बता देंगे। अभी तो यहाँ पर कुछ चीजें विकल्पी प्रश्न आ चुके हैं, जो कि फटाक से आप इसका जवाब दे दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है कि दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। भाई दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आपको परिवर्तन के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं, तो एक जैसे होता है भौतिक परिवर्तन, हालांकि मुझे इससे पहले बताना था, लेकिन अब अभी देख लो। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु है उन्हें पुनः प्राप्त कर सकें। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कागज है और कागज को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो कागज का कागज ही रहेगा, फिर हम उसको जोड़कर सही कर सकते हैं। ठीक है, लकड़ी है उसको काट दिया जाए तो लकड़ी भले उसकी आकार, देखिए भौतिक नहीं होता, उसकी आकार में तो परिवर्तन होता है, लेकिन अदर उसका कोई भी उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। यदि नया पदार्थ नहीं बना तो भौतिक है, अगर नया पदार्थ बन गया तो कह देंगे भाई रासायनिक है। रासायनिक परिवर्तन को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन भौतिक को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीजें है, दोही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भाई सीधा कहेंगे दोही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण यह है कि दही, दूध का दही बन जाता है, लेकिन दही का दूध नहीं बनता है, या फिर अदर कुछ ऐसा चीज नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक बार दही जम गया फिर उसको दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो एक के बाद तीन, थोड़ा सा एक गड़बड़। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर जो होता है कि कुछ ऐसा समीकरण दे दिया गया है और इस समीकरण में हमसे जो है किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो y की वैल्यू पूछ रहा है। तो y की जगह पर क्या होगा, तो y की जगह पर आपका क्या होगा, ऑप्शन आपके समक्ष कुछ यहाँ पर दिख रहा है 3-4 को, तो ये वाला आप जवाब दे सकते हैं। देखते हैं कितने लोग का जवाब आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। भले आपको ये रिकॉर्डेड मिल नहीं रहा है, लेकिन हम आपके कमेंट को इंतजार करते रहते हैं कि हाँ अगर कोई बच्चा कमेंट कर रहा है तो क्या इसकी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर y के जगह पर क्या रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पर 2 आयरन, एकदम सिंपल में अगर देखिए हम लिख लेते हैं पहले यहीं पर, जब तक लिख रहे हैं तब तक आप लोग शेयर मार दीजिए फटाक से। चलिए अब यहाँ पर आ गया है कि यहाँ देखिए, अब सिंपल देखिए सब कुछ आप लिखते जाइए भैया। यहाँ पर आयरन कितना है, 2 गो है, हम समझा रहे हैं, बाकी आप इसको याद कर लेंगे तो फिर टिक लगा चले आएंगे, समझने का प्रयास करिएगा। आयरन कितना है, 2 गो। क्लोरीन कितना है भाई, क्लोरीन यहाँ पर जो है 3 गो, सॉरी 3 दूना का 6 गो। ठीक है, चलिए दूसरा का यहाँ देख पा रहे हैं, एक तो यहाँ से निकल गया, और दूसरा का यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 गो, 2 दूना का 4, और ऑक्सीजन कितना है, 2 गो। चलिए इधर आ जाइए, इधर भी लिख लेते हैं। यहाँ पर आयरन कितना है, 2 ठे, और क्लोरीन कितना है, 4 गो, एक तो यहाँ से निकल गया, प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 ठे, और सल्फर कितना है, 1 गो, और ऑक्सीजन कितना है, 4 गो। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, ये भी देख लिया जाए। यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 गो, क्लोरीन भी है 2 गो। अब हम दो सभी में ये कॉमन चेक करेंगे कि कौन ऐसा चीज है, ऐसा वर्ड है जो कि इसमें है, ऐसे इसमें नहीं है, इसमें है। तो आयरन भी एक तरफ से फाइनल कर दीजिए, इसका तो लाना ही लाना नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 6 गो। तो यहाँ क्लोरीन कितना है, 4 और 2 6, चलो इसको भी बाइकाट करिए, हमको नहीं चाहिए, तुम हटो भाई।
हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो अब हाइड्रोजन की बात कर लें भाई, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो ये बगलियां देखा जाए हाइड्रोजन 4 है का भैया, ये 2 ठे यहाँ 2 ठे यहाँ, और तो भाई तुम भी जाओ, अरे भाई ये ठे बच गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजनवा कितना है, तो यहाँ ऑक्सीजनवा 4 है, तो भाई 2 ठे बचा, चलो ऑक्सीजन 2 गो बचा, हमको ये चाहिए। तनिया और देखा जाए, यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 और है सल्फर, वो एक गो है, तो यहाँ सल्फर है या नहीं है, तो यहाँ इसके बगलिया में एस लगेगा, तो हमारे ऑप्शन में कहा दिया है SO2, तनी देखने ये भाई ई रहा SO2। इस तरीके से आप इसका जवाब दे पाएंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा और निकालने का प्रयास थोड़ा सा स्पीड में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे खाली बस देख लेना है। वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते थे, आयरन यहाँ पर 2 ठे है, 2 ठे खत्म, हटाइए। क्लोरीन यहाँ 3 ठे, 2 और एक उधर किनारे 3 ठे, 3 ठे नहीं, 3 दूनी 6 वो है ना, तो यहाँ पर कितना है, 2 दूना 4 और 2 6, चलिए हटा दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूना 4 वो है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 4, ये भी फाइनल कर दिए। ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन बच गया तो भाई कहेंगे अगर बगल में 2 ठे यानी 2 ठे यहाँ है, तो यहाँ हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 को है, तो यही सिंपल में पकड़ा गया भाई, इनमें से 2 को चाहिए, हमने 2 ठे बारे कर दिया। उसके बाद बाकी सब ये तो सर जी निपट गया। अब जब दूसरा का देखेंगे, यहाँ से एक बेचारा इहो बचा हुआ है, और जब 8 बचा है तो SO2 लगा देंगे, खत्म बवाल, यही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर है कैल्शियम, तरीके एक है कैल्शियम होगा, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, जैसे कहेगा कैल्शियम नाइट्रेट, तुरंत मारिएगा यहाँ पर CaNO3, अभी जस्ट आप पढ़ते हुए आए हैं, अभी जस्ट आप पढ़ते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो आप बता सकते हैं। लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेड सल्फेट का फॉर्मूला आता है PbNO मीडिया पूरा मीडिया बता रहा, Pb सल्फेट का होता है SO4, तो कहाँ दिख रहा है, कौन ऑप्शन में दिख रहा है, कौन ऑप्शन में, PbSO4, सी मार दो, खत्म। सी इज वेरी मतलब कि राइट आंसर, वेरी नहीं कहेंगे, करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहा आज के लिए इतना ही, और जितना आप लोग को बता दिया गया है, अब इसको ढंग के बस आप लोग डेली बेस पर रिवीजन करिएगा, एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा 2x पर करके, मैंने स्पीड बढ़ाकर, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ तक आप लोग को समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, और हाँ ऐसे ही आगे मैं वीडियो और भी बेहतर रूप से देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे, ठीक है। और हाँ, यदि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया, तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में उसका जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।